हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 25। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी यह यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। अभी तो सिर्फ सीरीज चल रहे हैं, अभी तो यहाँ पर डेली मॉडल पेपर देने का भी यहाँ पर विचार बन रहा है। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। चलो हम बात करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पूरी व्याख्या के साथ। पहला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों इसका आपने जवाब देना है। इसका हमारा सही आंसर हमारा वो है बी, पौड़ी गढ़वाल। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि व्याख्या है कि डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म 12 फरवरी 1912 को भौराड़ गांव पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। दोस्तों गांव उतना महत्व नहीं रखता जितना क्या रखता हमारा सिर्फ पौड़ी गढ़वाल। और जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1912 को। बात आती है कि भक्त दर्शन का जो मूल नाम था वो था राज दर्शन। और दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द ही हटा दिया था। ठीक। और इनका हम देखो जातिवाचक शब्द क्या, ये रावत थे ना, तो इन्हें क्या हुआ, जाति शब्द ही अपना हटा दिया था, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था हमारा, गोपाल सिंह रावत। और दोस्तों इनकी फिर पत्नी का नाम महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि दोस्तों बात ये होती है कि जब इनकी शादी हो रही होती है, पत्नी इनकी जो थी सावित्री से जब बारात गई होती है, तो दोस्तों वहाँ पर सभी लोगों ने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ वो बहुत बड़ा बहिष्कार किया था। तो वहाँ पर उन्हें सभी बारातियों ने खादी वस्त्र पहने थे। ठीक, इसलिए इनका पत्नी का नाम महत्वपूर्ण बनता है कि कभी पूछ लिया जाए तो कि डॉक्टर भक्त दर्शन के पत्नी का क्या नाम था, तो वो था सावित्री। बात करते हैं कि एक हमारा कर्मभूमि एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकला था हमारे लैंसडाउन से। तो 1939 में भैरव दत्त धूलिया के साथ इन्होंने हमारा कर्मभूमि समाचार पत्र निकाला था, को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा भी जाएगा। बात करते हैं कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाएं तो इनकी हमेशा पूछी गई हैं। जैसे कि प्रथम रचना गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, और उसके बाद सुमन स्मृति ग्रंथ जो कि सीधे सुमन पर आधारित है। कलाविद मुकुंदी लाल जो कि कलाविद मुकुंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ, और अमर सिंह रावत और उनके आविष्कार, और साथ में स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ। तो दोस्तों आपको सभी याद रखने हैं, क्योंकि आपको पता ही है ये वाली तो रचना गढ़वाल की दिवंगत विभूति तो अपने कितनी बार एग्जाम पूछी गई है। सुमन स्मृति ग्रंथ हो गया, स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ हो गया, या अमर सिंह रावत या उनके आविष्कार हो गए, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, कालिदास के किस रचना में किरात जाति का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है सी, रघुवंशम महाकाव्य में। थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास की। पहली बात, कालिदास का जो जन्म स्थल माना जाता है दोस्तों वो कविल्टा गांव रुद्रप्रयाग में माना जाता है। कभी पूछा जा सकता है कि कविल्टा गांव कहाँ है जिससे कालिदास का संबंध देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमारा वह है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। और बात करते हैं कि किरात जाति का वर्णन जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें इसी रघुवंश महाकाव्य में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करते हैं कि ये तो थी कि किरात जाति का वर्णन रघुवंश महाकाव्य में। और दोस्तों हमें हरिद्वार के कनखल का भी उल्लेख देखने को मिलता है, वह हमें मिलता है किसमें, मेघदूत रचना में। और इसके साथ साथ दोस्तों मेघदूत का वर्णन हमें फूलों की घाटी में भी देखने को मिलता है। क्या है वो प्रश्न कि फूलों की घाटी का उल्लेख हमें किस रचना में देखने को मिलता है? तो वही कौन सी हमारी मेघदूत। और इसमें फूलों की घाटी को दोस्तों अलका कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कालिदास की किस रचना में फूलों की घाटी को अलका कहा है, तो हमारे मेघदूत में। और बात करते हैं कि हमें पता है कि कण्वाश्रम, ठीक है, कण्वाश्रम कण्वाश्रम ऐसे शुद्ध होगा। तो कण्वाश्रम का उल्लेख दोस्तों हमें मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने को लिए, क्योंकि कालिदास का हमारा जो शिक्षा प्राप्त स्थान था वह हमारा कण्वाश्रम ही था। और कण्वाश्रम का उल्लेख हमें किस में मिलेगा? तो फिर वही अभिज्ञान शाकुंतलम मिलेगा, क्योंकि जो शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन हमें यहाँ से देखने को मिलता है। और महत्वपूर्ण यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में
कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या कहा है? तो दोस्तों किसलय प्रदेश का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते रहना। तीसरा प्रश्न है कि चंदवंश में हर व्यक्ति पर लगा हुआ कर, हर परिवार पर लगा हुआ कर कौन सा था? तो देखिए आप लोग बता देंगे। तो हम क्या बोलते हैं इसको? मौकर। मौकर का मतलब प्रत्येक परिवार में जो होता है ना, एक मौ बोलते हैं परिवार को, तो वही हमारा इसका आंसर है। तो अब व्याख्या कर लेते हैं कि व्याख्या है कि मौकर परिवार, हर परिवार पर लगाया जाता था। और मांगा कर दोस्तों वो था जो कि तात्कालिक कर था, युद्ध के समय लिया जाने वाला हमारा कर था कौन सा? मांगा कर। और डाला कर वह कर था गांव के सयाना को देकर। एक था हमारा भाग कर। भाग कर दोस्तों हमारे घराटों पर था। और दोस्तों घराटों से एक हमें यह प्रश्न होता है कि सर्वप्रथम घराटों पर टैक्स कब लगाया गया, या कर कब लगाया और किसने लगाया, तो यह आपने कमेंट करना है। और अगला है कि सिरती कर। सिरती कर दोस्तों हमारा क्या था? नगद कर था, जो कि बाज बहादुर चंद ने भोटिया जनजाति पर उस समय पर लगाया था। भोटिया जनजातियाँ तिब्बत के समय व्यापार करते थे, उस पर लगाया था। और अगला हमारा जूलिया कर। जूलिया कर दोस्तों नदी पुलों पर लगाया जाता था हमारे चंद वंश में। चौथा प्रश्न है कि तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर है, सबको पता ही है कि तराई भाबर का विश्वकर्मा बोलते हैं किसको हम? हेनरी रैमजे को। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि हेनरी रैमजे कुमाऊं का छठा कमिश्नर था। थोड़ा सा हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है भाई, कौन सा कमिश्नर था? तो छठा कमिश्नर था। और जिसका कार्यकाल हमें 1856 से लेकर 1884 तक देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण है कि हमारे हेनरी रैमजे का जो मूल निवास स्थान था वो हमारा कहाँ था? स्कॉटलैंड था। और जो हमारे हेनरी रैमजे थे यह डलहौजी के चचेरे भाई थे, हमें ऐसा उल्लेख भी देखने को मिलता है। लेकिन अब आज सिर्फ बात करेंगे इनके उपनामों की, क्योंकि कार्य तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके। तो उपनाम जानते हैं कि तराई भाबर का विश्वकर्मा बोलते हैं हम किसको? हेनरी रैमजे को। मुकुट रहित राजा बोलते हैं हम हेनरी रैमजे को। कुमाऊं का लोकप्रिय कमिश्नर हमारा हेनरी रैमजे। कुमाऊं का राजा हेनरी रैमजे। और कुमाऊं का बेताज बादशाह हमारा कौन? हेनरी रैमजे। और रामजी साहब कौन? हमारे हेनरी रैमजे। रामजी साहब से हमें एक याद होना चाहिए कि रामनगर नगर की न्यू ईयर रामनगर की स्थापना जो करते हैं वो हमारे कौन? हेनरी रैमजे करते हैं 1850 में। इसीलिए हम रामनगर को रामजी नगर या रैमजी नगर भी बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि राजी जनजाति कितने भागों में विभक्त है? दोस्तों राजी जनजाति जो भाग की हम बात करते हैं तो 5 भागों में हमारी राजी जनजाति हमारी विभाजित है या विभक्त है, या 5 धड़ों में विभक्त है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि राजी जनजाति कितने धड़ों में विभक्त है, तो 5 धड़ों में, या भाग पूछ लेगा तो 5 भागों में। बात करते हैं राजी जनजाति की, तो हमारे पिथौरागढ़ के 7 गांव में और चंपावत के 1 गांव में निवास करती है, ऐसा उल्लेख हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम व्याख्या करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि राजी जनजाति 5 भागों या 5 धड़ों में विभक्त है। मैंने पहले आपको बता दिया है वह 5 भाग या 5 धड़ कौन से हैं? अस्कोटिपाल, बेतड़ा, एरी, कोयंतला और डिंसिपॉल। दोस्तों पूछा जा सकता है कि राजी जनजाति ये किसके भाग है 5? अस्कोटिपाल, बेतड़ा, एरी, कोयंतला और डिंसिपॉल। तो ध्यान देना है अपने किसमें? राजी जनजाति की। और राजी जनजाति में कुछ प्रमुख हमारे संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, जिसको हम बोलते हैं मांगा जांगी या सांगा जांगी या पिंठा विवाह प्रथा। और एक प्रमुख नृत्य होता है दोस्तों हमारे राजी जनजाति में, उसको बोलते हैं क्या? रिंग डांस। और राजी जनजाति को दोस्तों हमारे कुमाऊं में गूल, जिसको बोलते हैं हम नहर, जो छोटी नहर होती है उसको गूल बोलते हैं। तो गूल निर्माण शैली का जन्मदाता हम राजी जनजाति को ही जानते हैं। और राजी को भाषा के आधार पर मूल किरातों से जो संबंधित मानते हैं वो हमारे डॉक्टर राहुल सांचिक कृत्यानंद जी मानते हैं। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि डॉक्टर राहुल सांचिक कृत्यानंद का भी एक बार नाम पूछा गया था कि इनका मूल नाम क्या है, तो आप लोग याद रखना। हमारा केदार पांडे इनका हमारा क्या था? मूल नाम था। छठा प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख एवं व्यापारी केंद्र कौन सा था?
तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वह है बी, दुगड्डा। बात करें दुगड्डा पर, ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र हमारा दुगड्डा था। ठीक, सभी मैंने एक उपनाम कहूँ या इसकी विशेषता मैंने एक साथ आपको दे दी हैं। जैसे कि पहली विशेषता ये है कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल का प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र। दूसरा है कि गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, मतलब कुली बेगार प्रथा को उजागर करने का श्रेय, और डोला पालकी आंदोलन का श्रेय, आर्य समाज की स्थापना का श्रेय, स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय व फिरंगी राजनीति का क्रीड़ा स्थल हमारे दुगड्डा को ही बोलते हैं। और महत्वपूर्ण है कि दुगड्डा को अपने खेत में बसाने वाले थे पंडित धनीराम मिश्र, ये आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न है कि डाट काली मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग कमेंट करें फटाफट कि डाट काली मंदिर कहाँ है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है डी, देहरादून। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ ना कि हाट काली मंदिर कहाँ है, हाट काली का, तो दोस्तों इसका आंसर हमारे क्या देखने को मिलता, पिथौरागढ़ देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि मंदिर देहरादून, तो देहरादून के सभी मंदिर हम एक बार रिवीजन कर लेंगे कि पहला महासू मंदिर आपको पता ही है, जौनसारिया का प्रमुख तीर्थ स्थल। लक्ष्मण सिद्ध डाट काली मंदिर जो मैंने आपसे पूछा था। टपकेश्वर मंदिर जो कि हमारे एक छोटी सी नदी बहती है देवधारा, उसके तट पर स्थित है। अगला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और धौलेश्वर महादेव मंदिर, श्री प्रकाशेश्वर महादेव और संतला देवी मंदिर, भरत मंदिर और साईं बाबा मंदिर और लाखामंडल शिव मंदिर, जो कि दोस्तों पूछा भी गया है कि लाखामंडल किसका मंदिर है, तो हमारा शिव मंदिर है। और महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न एक और बना है कि किस शैली में है, तो उत्तराखंडी शैली में है। ठीक, महारानी ईश्वरा का अभिलेख हमें यहीं से देखने को मिलता है। अगला है हमारा बुद्धा टेम्पल, लगभग 220 फीट हमारा ऊंचा है। बालनी देवी मंदिर और डांग मंडलेश्वर शिव मंदिर, ये दोस्तों हमारे देहरादून के कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आठवां प्रश्न है कि सिस्टर बाजार कहाँ स्थित है। तो बात करते हैं सिस्टर बाजार की, तो दोस्तों यह हमारे कहाँ स्थित है, तो सबको पता है ये हमारे मंसूरी में स्थित है। अब हम मंसूरी के भी हम सभी बाजार एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि रिवीजन थोड़ा अच्छा हो जाता है ना एक बार पढ़ के। तो जैसे बात करते हैं कि प्रमुख बाजार हमारे मंसूरी के, हमारा प्रमुख लंढौर बाजार, कुल्हड़ी बाजार, लाइब्रेरी बाजार, गांधी चौक बाजार और सिस्टर बाजार, ये हमारे सभी हमारे कहाँ हैं, ये सभी हमारे मंसूरी में स्थित है। और इसके साथ साथ आप एक यहाँ पर तिलक लाइब्रेरी करके भी याद कर लेना सर, ठीक है, तिलक सही लिखूँ पहले मैं, ठीक, तिलक लाइब्रेरी, तो भी हमारे कहाँ है, तो वो भी मंसूरी में है। नवा प्रश्न है कि पर्वतों की रानी मंसूरी का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करें कि पर्वतों की रानी का मंसूरी का प्रवेश द्वार, तो हमारा सही इसका आंसर दोस्तों वह है डी, देहरादून को। अब हम यहीं से ही हम जानेंगे कि देहरादून के कुछ प्रमुख उपनाम, जैसे कि देहरादून का प्रमुख हमें उपनाम मिलता है द्रोण घाटी, द्रोण नगरी, इसीलिए बोलते हैं कि देहरादून का नाम देहरादून पड़ा था किनके, द्रोण के आश्रम के कारण। नालागढ़, क्योंकि नालागढ़ हम जानते हैं खलंगा जो किला था, ठीक, इसलिए इसे नालागढ़ भी बोलते हैं। और पृथ्वीपुर इसका प्राचीन नाम था। और लीची नगर, लीची की अधिकता के कारण इसका नाम लीची नगर। और वन संस्थान नगर, पता आपको वन महाविद्यालय यही है। सैनिक नगर, शिवभूमि और स्कूलों की राजधानी, पता आपको देहरादून में ही सबसे अधिक हमें स्कूल या विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। भारत का ऑक्सफोर्ड स्कूलों के कारण ही बोलते हैं। और अगला सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने पूछा था कि पर्वतों की रानी का प्रवेश द्वार। और बात करिए मंसूरी, तो मंसूरी को दोस्तों देहरादून का ताज बोला जाता है। 10वां और अंतिम प्रश्न है कि आलमनगर की नींव किसने डाली थी। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों वह है सी, भीष्मचंद। तो अब व्याख्या करते हैं कि भीष्मचंद चंद्रवंश का 43 राजा था, पहली बात। और कार्यकाल की जब बात करते हैं तो 1555 से लेकर 1560 तक भीष्मचंद का कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। और बात करते हैं कि भीष्मचंद ने दोस्तों आलमनगर की नींव डाली थी, और जिससे कि आलमनगर का हमारा पूर्व नाम था खसिया खोला। कब, आलमनगर से पूर्व, और हमारे अल्मोड़ा को ही उसके बाद वर्तमान में अल्मोड़ा बोलते हैं।
और लेकिन हमें अल्मोड़ा को एक क्या राजाओं की घाटी के नाम से भी हम अल्मोड़ा को ही जानते हैं। होता क्या है कि राजधानी स्थानांतरित करने का पूरा विचार इनका बनता है हमारे भीष्मचंद्र का, लेकिन इतने में ही गजुआ वाठिया एक सरदार क्या करता है, हमारे भीष्मचंद्र की हत्या कर देगा। और यहीं पर ही हमारे आज के सीरीज की कहानी ख़त्म होती है। और अगला राजा आप इसके बाद पढ़ के आना दोस्तों डेली। लगभग आज हमारा जो भीष्मचंद्र था हमारा 43वां राजा है। तो राजा बचे हैं कितने, अब मात्र 62 राजा हमें देखने को मिलेंगे चंद्रवंश में। और देखो मैं आपको इस सीरीज़ के माध्यम से पूरे क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। उसका पवार वन चलेगा, फिर गोरखा चलेगा, फिर ब्रिटिश चलेगा, ऐसे पूरा हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रही है। तो बाकी आप लोग थोड़ा साथ बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि यार अगर कोई अच्छा कमेंट करता तो अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।